एक महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु, वन स्वालो डजंट मेक अ समर, एक अबाबिल पक्षी विशेष से गर्मी नहीं हो जाती। आप सोच सकते हैं कि यह वाक्यांश विलियम शेक्सपियर या किसी अन्य महान कवि से आया है। ऐसा लगता है मानो ऐसा होना चाहिए। वास्तव में यह अरस्तु की पुस्तक द निकोमाचियन एथिक्स से है, जिसे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने इसे अपने बेटे निकोमाचस को समर्पित किया था। वह जो कहना चाह रहे थे वह यह था कि जिस तरह यह साबित करने के लिए कि गर्मियां आ गई है, एक अबाबिल पक्षी विशेष के आने से अधिक और एक गर्म दिन से अधिक समय लगता है, उसी तरह आनंद के कुछ क्षण सच्ची खुशी में शामिल नहीं होते हैं। अरस्तु के लिए खुशी कोई अल्पकालिक खुशी की बात नहीं थी। हैरानी की बात यह है कि अरस्तु ने सोचा था कि बच्चे खुश नहीं रह सकते। अब यह विचार बेतुका लगता है। अगर बच्चे खुश नहीं रह सकते तो कौन खुश रह सकता है? लेकिन इससे पता चलता है कि खुशी के बारे में उनका नजरिया हमसे कितना अलग था। बच्चे अभी अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं और इसलिए उन्हें किसी भी मायने में पूर्ण जीवन नहीं मिला है। उन्होंने तर्क दिया कि सच्ची खुशी के लिए लंबे जीवन की आवश्यकता होती है। अरस्तु प्लेटो का छात्र था और प्लेटो सुकरात का। तो ये तीन महान विचारक एक श्रृंखला बनाते हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। अक्सर यही तरीका होता है। प्रतिभाएं आमतौर पर कहीं से नहीं उभरती। उनमें से अधिकांश के पास एक प्रेरणादायक शिक्षक रहा होता है, लेकिन इन तीनों के विचार एक दूसरे से काफी अलग है। जो कुछ उन्हें सिखाया गया था वे उसे रटकर नहीं दोहराते थे। प्रत्येक का एक मौलिक दृष्टिकोण था। सीधे शब्दों में कहें तो सुकरात एक महान वक्ता थे, प्लेटो एक उत्कृष्ट लेखक थे और अरस्तु को हर चीज की वास्तविकता जानने में रुचि थी। सुकरात और प्लेटो ने उस दुनिया के बारे में सोचा जिसे हम रियल वास्तविकता के एक हल्के प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं, जिस तक केवल अमूर्त दार्शनिक विचार से ही पहुंचा जा सकता है। इसके विपरीत अरस्तु अपने आसपास की हर चीज के विवरण से मोहित हो गया था। दुर्भाग्य से अरस्तु का लगभग सारा लेखन व्याख्यान नोट्स के रूप में मौजूद है, लेकिन उनकी सोच के इन अभिलेखों ने अभी भी पश्चिमी दर्शन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। भले ही लेखन शैली अक्सर शुष्क हो, लेकिन वह सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे। वह प्राणीशास्त्र, खगोल विज्ञान, इतिहास, राजनीति और नाटक से भी आकर्षित थे। 384 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया में जन्मे प्लेटो के साथ अध्ययन करने, यात्रा करने और सिकंदर महान के शिक्षक के रूप में काम करने के बाद अरस्तु ने एथेंस में लिसेयुम नामक अपना खुद का स्कूल स्थापित किया। यह प्राचीन विश्व के सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में से एक था, कुछ आधुनिक विश्वविद्यालय जैसा। वहां से उन्होंने शोधकर्ताओं को भेजा जो राजनीतिक समाज से लेकर जीव विज्ञान तक हर चीज के बारे में नई जानकारी लेकर लौटे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तकालय भी शुरू किया। राफेल की प्रसिद्ध पुनर्जागरण पेंटिंग द स्कूल ऑफ एथेंस में प्लेटो ऊपर की ओर रूपों की दुनिया की ओर इशारा करता है। इसके विपरीत अरस्तु अपने सामने की दुनिया की ओर बढ़ रहा है। प्लेटो आराम कुर्सी से बैठकर दार्शनिकता से संतुष्ट होता, लेकिन अरस्तु उस वास्तविकता का पता लगाना चाहता था जिसे हम इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं। उन्होंने अपने शिक्षक के रूपों के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय यह विश्वास किया कि किसी भी सामान्य श्रेणी को समझने का तरीका उसके विशेष उदाहरणों की जांच करना है। तो यह समझने के लिए कि बिल्ली क्या है, उसने सोचा कि आपको वास्तविक बिल्लियों को देखने की जरूरत है, न कि बिल्ली के रूप के बारे में अमूर्त रूप से सोचने की। एक प्रश्न जिस पर अरस्तु ने विचार किया वह था हमें कैसे जीना चाहिए। सुकरात और प्लेटो दोनों ने उनसे पहले यह पूछा था। इसका उत्तर देने की आवश्यकता ही वह चीज है जो सबसे पहले लोगों को दर्शन शास्त्र की ओर आकर्षित करती है। अरस्तु का अपना उत्तर था, इसका सरल संस्करण यह है, खुशी की तलाश करो। लेकिन उस वाक्यांश खुशी की तलाश का क्या मतलब है? आज अधिकांश लोगों को खुशी की तलाश करने के लिए कहा जाता है और वे उन तरीकों के बारे में सोचते हैं जिनसे वे खुद का आनंद ले सके। शायद आपके लिए खुशी में विदेशी छुट्टियां, संगीत समारोहों या पार्टियों में जाना या दोस्तों के साथ समय बिताना शामिल होगा। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप अपनी पसंदीदा किताब पढ़ लें या किसी आर्ट गैलरी में चले जाएं। लेकिन यद्यपि ये अरस्तु के लिए एक अच्छे जीवन के घटक हो सकते हैं, वह निश्चित रूप से यह नहीं मानते थे कि जीने का सबसे अच्छा तरीका बाहर जाना और इन तरीकों से आनंद की तलाश करना है। उनके विचार में यह अपने आप में एक अच्छा जीवन नहीं होगा। अरस्तु द्वारा इस्तेमाल किया गया ग्रीक शब्द यूडेमोनिया था, उच्चारण यूडाइमोनिया, लेकिन इसका अर्थ विपरीत होता है। इसे कभी कभी खुशी के बजाय उत्कर्ष या सफलता के रूप में अनुवादित किया जाता है। यह उस सुखद अनुभूति से कहीं अधिक है जो आप आम के स्वाद वाली आइसक्रीम खाने या अपनी पसंदीदा खेल टीम को जीतते हुए देखने से प्राप्त कर सकते हैं। यूडेमोनिया आनंद के क्षणभंगुर क्षणों या आप कैसा महसूस करते हैं इसके बारे में नहीं है, यह उससे कहीं अधिक वस्तुनिष्ठ है। इसे समझना काफी कठिन है क्योंकि हम यह सोचने के आदी हो गए हैं कि खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हम कैसा महसूस करते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक फूल के बारे में सोचो, यदि आप इसे पानी देंगे
इसे पर्याप्त रोशनी देंगे, शायद इसे थोड़ा खिलाएंगे, तो यह बढ़ेगा और खिलेगा। यदि आप इसकी उपेक्षा करते हैं, इसे अंधेरे में रखते हैं, कीड़ों को इसकी पत्तियों को कुतरने देते हैं, इसे सूखने देते हैं, तो यह मुरझा जाएगा और मर जाएगा, या अधिक से अधिक एक बहुत ही अनाकर्षक पौधे के रूप में समाप्त हो जाएगा। मनुष्य भी पौधों की तरह फल फूल सकता है, हालांकि पौधों के विपरीत हम अपने लिए विकल्प चुनते हैं। हम तय करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। अरस्तु का मानना था कि मानव स्वभाव जैसी कोई चीज होती है। जैसा कि उन्होंने कहा, मनुष्य का एक कार्य होता है, जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त है। जो चीज हमें अन्य जानवरों और बाकी सभी चीजों से अलग करती है, वह यह है कि हम सोच सकते हैं और तर्क कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य के लिए सबसे अच्छा जीवन वह है जो हमारी तर्क शक्ति का उपयोग करता है। आश्चर्यजनक रूप से अरस्तु का मानना था कि जिन चीजों के बारे में आप नहीं जानते हैं, और यहां तक कि आपकी मृत्यु के बाद की घटनाएं भी आपके यूडेमोनिया में योगदान कर सकती हैं। यह अजीब लगता है, यह मानते हुए कि इसके बाद कोई जीवन नहीं है। जब आप आसपास नहीं होते हैं, तो जो कुछ भी होता है वह आपकी खुशी को कैसे प्रभावित कर सकता है। ठीक है, कल्पना कीजिए कि आप एक माता पिता है और आपकी खुशी कुछ हद तक आपके बच्चे के भविष्य की आशाओं पर निर्भर है। यदि दुर्भाग्य से आपकी मृत्यु के बाद वह बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, तो इससे आपका यूडेमोनिया प्रभावित होगा। अरस्तु के विचार में आपका जीवन बदतर हो गया होगा, भले ही आपको वास्तव में अपने बच्चे की बीमारी के बारे में पता नहीं चलेगा और आप अब जीवित नहीं है। इससे उनका यह विचार अच्छी तरह सामने आता है कि खुशी सिर्फ ये नहीं है कि आप कैसा महसूस करते हैं। इस अर्थ में खुशी जीवन में आपकी समग्र उपलब्धि है, कुछ ऐसा जो दूसरों के साथ होने वाली घटनाओं से प्रभावित हो सकता है जिनकी आप परवाह करते हैं। आपके नियंत्रण और ज्ञान से बाहर की घटनाएं उस पर प्रभाव डालती है। आप खुश हैं या नहीं, यह आंशिक रूप से सौभाग्य पर निर्भर करता है। केंद्रीय प्रश्न यह है, यूडेमोनिया की संभावना बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अरस्तु का उत्तर था, सही प्रकार का चरित्र विकसित करें। आपको सही समय पर सही तरह की भावनाओं को महसूस करने की जरूरत है, और ये आपको अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगी। कुछ हद तक यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका पालन पोषण कैसे हुआ है, क्योंकि अच्छी आदतें विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें कम उम्र से ही अभ्यास करना है। तो किस्मत वहां भी आती है। व्यवहार के अच्छे पैटर्न सद्गुण हैं, बुरे तो विकार हैं। युद्ध काल में वीरता के गुण के बारे में सोचो। शायद हमलावर सेना से कुछ नागरिकों को बचाने के लिए एक सैनिक को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। मूर्ख व्यक्ति को अपनी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं होती। वह किसी खतरनाक स्थिति में भी जा सकता है, शायद तब भी जब उसे इसकी आवश्यकता न हो। लेकिन यह सच्ची बहादुरी नहीं है, केवल लापरवाही से जोखिम लेना है। दूसरे चरम पर एक कायर सैनिक उचित तरीके से कार्य करने के लिए अपने डर पर काबू नहीं पा सकता है, और उसी क्षण आतंक से पंगु हो जाएगा जब उसे सबसे अधिक आवश्यकता होगी। हालांकि इस स्थिति में एक बहादुर या साहसी व्यक्ति को अभी भी डर महसूस होता है, लेकिन वह उस पर विजय पाने और कार्रवाई करने में सक्षम होता है। अरस्तु का विचार था कि प्रत्येक गुण इसी तरह दो चरम सीमाओं के बीच में होता है। यहाँ बहादुरी मूर्खता और कायरता के बीच में है। इसे कभी कभी अरस्तु के स्वर्णिम माध्य के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। नैतिकता के प्रति अरस्तु का दृष्टिकोण केवल ऐतिहासिक रुचि का नहीं है। कई आधुनिक दार्शनिकों का मानना है कि सद्गुणों को विकसित करने के महत्व के बारे में वह सही थे, और खुशी क्या है, इसके बारे में उनका दृष्टिकोण सटीक और प्रेरणादायक था। वे सोचते हैं कि जीवन में अपना आनंद बढ़ाने की बजाय हमें बेहतर इंसान बनने और सही काम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी से जीवन अच्छा चलता है। यह सब ऐसा प्रतीत होता है जैसे अरस्तु केवल व्यक्तिगत निजी विकास में रुचि रखता था, लेकिन यह सही नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि मनुष्य राजनीतिक प्राणी है, हमें अन्य लोगों के साथ रहने में सक्षम होने की आवश्यकता है, और हमें अपने स्वभाव के अंधेरे पक्ष से निपटने के लिए न्याय प्रणाली की आवश्यकता है। यूडेमोनिया को केवल समाज में जीवन के संबंध में ही प्राप्त किया जा सकता है। हम एक साथ रहते हैं, और एक सुव्यवस्थित राजनीतिक राज्य में अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छी तरह से बातचीत करके अपनी खुशी तलाशने की जरूरत है। हालांकि अरस्तु की प्रतिभा का एक दुर्भाग्यपूर्ण दुष्प्रभाव था। वह इतना बुद्धिमान था और उसका शोध इतना गहन था कि उसके काम को पढ़ने वाले कई लोगों का मानना था कि वह हर चीज के बारे में सही था। यह प्रगति के लिए बुरा था और उस परंपरा के दर्शन के लिए बुरा था जिसे सुकरात ने शुरू किया था। उनकी मृत्यु के बाद सैकड़ों वर्षों तक अधिकांश विद्वानों ने दुनिया के बारे में उनके विचारों को निर्विवाद रूप से सत्य माना। यदि वे यह साबित कर सकें कि अरस्तु ने कुछ कहा था, तो यह उनके लिए पर्याप्त था। इसे कभी कभी प्राधिकरण द्वारा सत्य कहा जाता है। यह विश्वास करना कि कुछ सत्य होना चाहिए क्योंकि एक महत्वपूर्ण प्राधिकरण व्यक्ति ने कहा है कि यह सच है। आप क्या सोचते हैं? यदि आप किसी ऊंचे स्थान से
लकड़ी का एक टुकड़ा और एक ही आकार की भारी धातु का टुकड़ा गिरा दें तो क्या होगा? कौन सबसे पहले जमीन से टकराएगा? अरस्तु ने सोचा कि जो भारी धातु से बना होगा वह तेजी से गिरेगा। दरअसल ऐसा नहीं होता है। वे एक ही गति से गिरते हैं, लेकिन क्योंकि अरस्तु ने इसे सच घोषित किया था, पूरे मध्यकाल में लगभग हर किसी का मानना पड़ा था कि यह सच होना चाहिए। किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। 16वीं शताब्दी में गैलीलियो गैलीली ने इसका परीक्षण करने के लिए कथित तौर पर पीसा की झुकी हुई मीनार से एक लकड़ी का गोला और एक तोप का गोला गिराया था। दोनों एक ही समय पर मैदान पर पहुंचे तो अरस्तु गलत था, लेकिन बहुत पहले यह दिखाना काफी आसान होता। किसी और के अधिकार पर भरोसा करना पूरी तरह से अरस्तु के शोध की भावना के विरुद्ध था। यह दर्शन शास्त्र की भावना के भी विरुद्ध है। प्राधिकरण स्वयं कुछ भी सिद्ध नहीं करता। अरस्तु की अपनी पद्धतियां जांच, अनुसंधान और स्पष्ट तर्क थीं। दर्शन शास्त्र बहस, गलत होने की संभावना, विचारों को चुनौती देने और विकल्पों की खोज करने पर पनपता है। सौभाग्य से अधिकांश युगों में ऐसे दार्शनिक रहे हैं जो इस बारे में गंभीर रूप से सोचने के लिए तैयार रहे हैं कि दूसरे लोग उन्हें क्या बताते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। एक दार्शनिक जिसने हर चीज के बारे में आलोचनात्मक ढंग से सोचने की कोशिश की, वह संशयवादी दार्शनिक पायरो था।